नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की राजनीति और उनकी यात्रा के बारे में बात करेंगे कि उनकी राजनीतिक यात्रा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और अभी जहां तक वे पहुंचे हैं उसका क्या हासिल है और आगे कैसी राजनीति हरियाणा में आगे हो सकती है। 17 अक्टूबर 2024 को नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए। पंचकुला में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लाडवा विधानसभा से जीत कर आए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के साथ साथ नायब सिंह सैनी सरकार में 13 मंत्रियों को भी शपथ दिलवाई गई। इन 13 मंत्रियों के कैबिनेट में 5 ओबीसी से हैं, 2 जाट हैं और 2 एससी समाज से आते हैं। शपथ कार्यक्रम के लिए भाजपा ने राजनीति का ख्याल करते हुए वाल्मीकि जयंती के दिन को चुना, जिससे हरियाणा में जाटव के बाद दूसरी बड़ी आबादी वाली एससी कम्युनिटी के लोगों में यानी वाल्मीकि लोगों में गहरी पैठ बना सके। वैसे वाल्मीकि जाति के बारे में, जो शेड्यूल कास्ट में वाल्मीकि जाति हैं, उनके बारे में लंबे समय से भारत में यह धारणा बनी हुई है कि वे भाजपा के ही समर्थक रहे हैं और इसके जो 2 ठोस कारण दिए जाते हैं वह यह कि उत्तर भारत में विशेषकर जो मान्यवर कांशी राम की राजनीति ने दलित ओबीसी की राजनीति को एक नए मुकाम की ओर ले गए। वे खुद रविदासिया यानी पंजाब के रविदासी या कहें चमार और उत्तर प्रदेश की भाषा में कहें तो जाटव जाति से आते थे, जिसके कारण जाटव जाति की बहन जी मायावती मुख्यमंत्री बनाई गई। ऐसा अमंग एसीज मतलब कि दलितों के बीच में आपस में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। हालांकि बहन जी की सरकार का अगर कोई मूल्यांकन करे, जो बार बार अखबारों में पत्रिकाओं में चर्चा का विषय बना रहता है, तो यह साफ साफ दिखता है कि मान्यवर कांशी राम की राजनीति में चाहे कुछ भी हो, दलितों के साथ और खासकर अति पिछड़ा, जो भारत में अति पिछड़ा कैटेगरी नहीं है, अति पिछड़ा शब्द मैं बिहार की कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले से ले रहा हूं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर हम उसे लोअर ओबीसी कह सकते हैं। मान्यवर कांशी राम ने समग्र दलितों की राजनीति और अति पिछड़ों की राजनीति पर विशेष ध्यान दिया, जिसके कारण उत्तर भारत की राजनीति में लगभग 30-35 सालों से जो 2 सबसे वंचित तबका हैं, दलित और अति पिछड़ा, इनकी राजनीति बनी रही, इनका प्रतिनिधित्व राजनीतिक रूप से बना रहा। क्योंकि कांग्रेस की सरकार में जहां पहले से सत्ताधारी लोगों को, धनाढ़ लोगों को, सामंती समाज के लोगों को राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया जाता रहा था, ऐसे में मान्यवर कांशी राम जैसे नेता ने 30-35 सालों की पिछली राजनीति में उन जाति के लोगों को भी नेता बनाया जिनके बारे में पहले शायद ही कोई सोचता था। अगर हम बात करेंगे समाजवादी धड़े की, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भले ही महात्मा गांधी के को आदर्श मानते थे, पंडित नेहरू यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नीतियों के विरोध में मुखर रूप से उन्होंने घोषणा किया था कि अगर उन्हें कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता राष्ट्रीय स्तर पर अगर मिल जाए तो वे पूरे भारत की दशा को बदल देंगे और भारत का जो सामंती चरित्र है उसको वो समाजवादी चरित्र में ढाल देंगे। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। कम उम्र में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मौत के बाद से पूरे भारत में दलित पिछड़ों की राजनीति की ज़मीन खाली पड़ी थी, जिसकी भरपाई मान्यवर कांशी राम के राजनीतिक उदय के बाद हुआ। इसी कारण से जब भाजपा या यूं कहें कि सवर्ण समाज ने खुलकर जाति की राजनीति की, तो मान्यवर कांशीराम जैसे
आदर्श नेताओं पर जातिवाद फैलाने का, जातिवादी राजनीति करने का आरोप खुलकर लगाया। राजनीति में प्रतीकों और चिन्हों की बड़ी महत्ता होती है, बड़ी ही महत्वपूर्ण जगह होती है और बहुत हद तक वाल्मीकि समाज के लोग इस बात के लिए अपने को मानते भी हैं। उन्हें भी लगता है कि उनका जो संबंध है वाल्मीकि ऋषि से अतीत में रहा है। जबकि चमार जाटव की स्थिति ऐसी है कि अगर दलितों में देखा जाए तो सबसे अधिक कोई छुआछूत, भेदभाव और अन्याय को झेला है वह चमार जाति और जाटव लोग रहे हैं, जिसके कारण ऐतिहासिक रूप से इन लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन भी किए और इनके यहाँ यानी इन जातियों में बड़े बड़े नेता भी उभर कर आए। वाल्मीकि समाज अगर हम बसपा की दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि समाज की दिलचस्पी बसपा की राजनीति में नहीं रही है, बल्कि अगर हम खुलकर बात करें तो मान्यवर कांशीराम जब पुणे में नौकरी करते थे, फर्स्ट क्लास ऑफिसर थे, तो उन्होंने जिनसे दलित राजनीति को समझा वह वाल्मीकि समाज के ही थे। तो अगर एक प्रकार से हम दलित राजनीति की दृष्टि से, पिछड़ी राजनीति की दृष्टि से देखेंगे तो जिस प्रकार से दलितों के बीच वैमनस्य की राजनीति, भेदभाव की राजनीति की बीज को इतिहास में तलाशने का प्रयास करते हैं, दरअसल ऐसा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। लेकिन फिर भी हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि वाल्मीकि समाज के लोगों का झुकाव भाजपा की तरफ रहा है। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि हरियाणा अभी तक सरकार में हारती जीतती रही है, चाहे वह कांग्रेस हो या भाजपा हो। कांग्रेस की मजबूरी रही है कि वह सामंती लोगों को ज़्यादा राजनीतिक प्रश्रय देने के कारण वहाँ पर जाट और जाटव के बाद कोई दलितों में तीसरी जाति के लोग बड़ी संख्या में उभर कर नहीं आ सके थे। संभव है कि यही कारण है कि वाल्मीकि का झुकाव कांग्रेस की तरफ न होकर भाजपा की तरफ होता है। अगर हम इसे आंकड़ों में देखें तो 2019 में भाजपा ने 17 शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी रिजर्व्ड सीट में से जहां सिर्फ 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, 2024 में यह जीत की संख्या बढ़कर 5 से 8 हो गई। जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस के प्लेट में जीत रखी हुई है, ऐसा लगता है कि भाजपा की रणनीति ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने से कांग्रेस की रणनीति की मिट्टी पलीद हो गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले 2 परिवर्तन भाजपा में देखने को मिला, जो मूलतः राजनीतिक स्तर पर भाजपा की परिपाटी यानी भाजपा का पैटर्न नहीं रहा है। पहली परिपाटी यह रही है कि भाजपा जब कोई चुनाव में जाती रही है तो पहले से उनका कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं होता है। इससे उनका तर्क है, यानी बहुत सारे भाजपा के समर्थकों और नेताओं से मैंने बात की है, उनका तर्क यह होता है कि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में हम सभी नेताओं को बराबर मानते हैं और आने वाले समय में जब जीत की संख्या यानी विधायकों की संख्या और विधायक दल की बैठक में तय होता है कि कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, कौन मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठेगा। हालांकि व्यवहारिक राजनीति में हम सभी जानते हैं कि ये सब कहने की बातें हैं, आला कमान की तरफ से बहुत सारी चीज़ें लगभग पहले से तय तो होती ही हैं। लेकिन भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन किया, जिसकी मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं। नायब सिंह सैनी का चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए पहले से ही उन्होंने घोषित कर दिया। यह अप्रत्याशित था, इसकी उम्मीद भाजपा से नहीं थी। जबकि कांग्रेस जो पहले से मुख्यमंत्री पद के चेहरे को घोषित करके चुनाव में जाती है, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने बल्कि ऐसा नहीं किया। इसीलिए कांग्रेस में जहां एक तरफ भूपिंदर सिंह हुड्डा का खेमा अलग से सक्रिय था, वहीं दूसरी तरफ कुमारी सैलजा जी का खेमे को भी यह उम्मीद थी कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो कुमारी सैलजा यानी हरियाणा में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मिल सकती हैं। लेकिन वहाँ की राजनीति ने ऐसा करवट लिया
कि कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई, हार गई। दूसरी रणनीति भाजपा ने किया कि जहां एससी एसटी के मुद्दों को कोई भी मुख्य धारा की पार्टी सीधे सीधे नहीं छेड़ना पसंद करती है, 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जब एससी एसटी सब क्लासिफिकेशन यानी एससी एसटी उप वर्गीकरण के बारे में यह कहा गया कि राज्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एससी एसटी के आरक्षण की नीति में फेरबदल कर सकती है, बंटवारा कर सकती है, उस पर निर्णय ले सकती है। उसके बाद भाजपा ने तुरंत घोषणा किया, तब तक आचार संहिता लागू नहीं हुआ था, कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वे इस वर्डिक्ट को कानूनी रूप से हरियाणा में लागू कर देंगे। इसके बाद से जो भी उम्मीद थी, यानी कि कांग्रेस और कांग्रेस के घटक दलों को दलितों के वोट मिलने की, भारी संख्या में वोट मिलने की जो उम्मीद थी वह भी चली गई, क्योंकि वाल्मीकि समाज के लोगों को यह यकीन हो गया कि अगर हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी तब तो एससी एसटी का उपवर्गीकरण होगा जैसा कि उनके वादे में था, और जिससे उनको लाभ मिलेगा। जबकि कांग्रेस इस मुद्दे पर हरियाणा में चुप रही। राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बड़ी बड़ी पार्टियां चुप हो जाती हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि जीत और हार से पार्टी की राजनीति और विचारधारा नहीं तय होनी चाहिए। कांग्रेस को निडरता पूर्वक एससी एसटी सब क्लासिफिकेशन का या तो विरोध करना चाहिए था या तो समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि इस मुद्दे पर चुप्पी ने राहुल गांधी के इस न्याय यात्रा की मुहिम को, यानी कि कांग्रेस अब एससी एसटी ओबीसी को न्याय देगी, इसके बलून में सुई चुभो दिया। और राहुल गांधी का यह नारा कि वे न्याय देंगे, भारत के वंचित समाज के नेताओं को न्याय देंगे, खोखला साबित हुआ। बहरहाल नायब सिंह सैनी की जो छवि है, अगर पूरे भारत में भाजपा के नेताओं की छवि के मामले में देखें तो नायब सिंह सैनी की छवि बाकी भाजपा के नेताओं की तुलना में सौम्य है। कारण क्या है? क्योंकि नायब सिंह सैनी खुद अगर देखेंगे ओबीसी में भी लोअर ओबीसी समाज से आते हैं, और उनके नाम पर जब वे मुख्यमंत्री बने थे तो उनके नाम पर चुनाव भी नहीं लड़ा गया था। जाहिर सी बात है कि उन्हें पहली दफ़ा तो मुख्यमंत्री ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन दूसरी बार उनके नाम पर चुनाव लड़े गए और प्रचंड बहुमत से भाजपा को हरियाणा विधानसभा में जीत मिली। नायब सिंह सैनी की राजनीतिक यात्रा पर अगर हम एक छोटी सी नज़र डालें तो हमें समझ में आएगा कि भाजपा की राजनीति के ऊपर ओबीसी को लेकर या आरक्षण के मुद्दे को लेकर जिस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता में आने के बाद से भाजपा की छवि बिल्कुल एक जैसी नहीं रही है, बल्कि बदलती रही है, और वोटरों में इस मुद्दे को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन यानी संदेह की स्थिति बनी रहती है। नायब सिंह सैनी 2005 में भाजपा के अंबाला के जिलाध्यक्ष बनाए गए थे। 2009 में भाजपा ने उन्हें हरियाणा किसान मोर्चा का महामंत्री यानी जनरल सेक्रेटरी बनाया। फिर नायब सिंह सैनी को 2010 में नारायणगढ़ से विधायक का टिकट दिया गया था, जिसमें वे हार गए थे, लेकिन 2012 में फिर से अंबाला का जिलाध्यक्ष के रूप में नायब सिंह सैनी को स्थापित रखा गया। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ विधानसभा से ही नायब सिंह सैनी को टिकट दिया गया और इस बार उन्होंने काफ़ी अच्छी स्थिति में जीत दर्ज की। 2016 में उन्हें हरियाणा कैबिनेट में यानी कि मनोहर लाल की सरकार में मंत्री भी बनाया गया। 2019 में जो ऑलरेडी विधायक मंत्री थे, 2019 में नायब सिंह सैनी को ही लोकसभा का टिकट कुरुक्षेत्र से दिया गया और उन्होंने जीत भी दर्ज की। काफ़ी अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की। और 2023 में जब किसान आंदोलन हो चुका था, जिसका अगुआ पंजाब था और किसान आंदोलन को सहारा देने वाला सबसे बड़ा राज्य हरियाणा था, उस हरियाणा में किसानों के आंदोलन को दरकिनार करते हुए किसानों के मोर्चे से एक ऐसा नेता मुख्यमंत्री पद के लिए उठाया गया जिसको किसानों के बीच में कहीं ना कहीं पकड़ थी, और यह बात मीडिया में बहुत चर्चा में भी नहीं थी। आपको याद दिला दूं, मैंने अभी कहा कि 2009 में भाजपा में
हरियाणा किसान मोर्चा के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी नहीं, जनरल सेक्रेटरी नायब सिंह सैनी रह चुके थे। यानी कि हरियाणा के किसानों में, खास करके अगर हम किसान की बात करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में छवि होती है कि किसान डोमिनेंट यानी एक ही जाति के होते हैं, लेकिन किसान एक टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है। और किसान में दबंग जाति जहां खुद को किसान कहकर बहुत सारी सुविधाओं का लाभ सरकारों से लेते रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे जो भी किसान होते हैं, जो पिछड़े होते हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से भी आते हैं, और ये जो मजदूर हैं जो बड़े बड़े सामंतों के खेतों में काम करते हैं, उनको भी किसान का दर्जा कहा जाता है। यह तो अखबारी बात हुई, लेकिन भीतर से, भारतीय समाज के भीतर से हम सभी जानते हैं कि किसान जहां एक तरफ अम्ब्रेला टर्म है, वहीं किसानों के भीतर भी आपस में मतभेद होते हैं। इन्हीं मतभेदों की राजनीति से खेलने वाले भाजपा ने नायब सिंह सैनी को, यानी अपने पुराने हरियाणा किसान मोर्चा के नेता को उन्होंने सामने रखा, और 2023 में हरियाणा का भाजपा का हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष भी नायब सिंह सैनी को बनाया गया। नायब सिंह सैनी की किस्मत तब पलट गई जब भाजपा के बारे में हरियाणा में यह छपने लगा कि हरियाणा विधानसभा में भाजपा को भारी हार का सामना करना पड़ेगा, और जिसके केंद्र में है किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन। जहां किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन से पूरे भाजपा पर एंटी जाट राजनीति करने का आरोप लगा। ऐसे में भाजपा ने एक ऐसे नेता को ढूंढा जो पहले से ही एंटी जाट मुद्दों से जुड़े रहे हैं और जिनका आंदोलन जाटों के विरोध रहा है। भाजपा में एक नेता हुआ करते थे, आपको मैं याद दिलाता चलूं, राजकुमार सैनी। सैनी हरियाणा में ठीक ठाक संख्या में हैं और उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व जबकि बहुत अधिक नहीं था। ऐसे में राजकुमार सैनी ने अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई के लिए, अति पिछड़ों की लड़ाई के लिए उन्होंने मुहिम शुरू किया था, जिसके कारण बाद में भाजपा से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यह जो खाली जगह थी राजकुमार सैनी को, और यह जो जाट के विरोध का आंदोलन का भी इतिहास था सैनी समाज के ऊपर, इसी का फायदा उठाकर भाजपा ने 12 मार्च 2024 को पहली बार नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। जब मनोहर लाल खट्टर के नाम से पूरे हरियाणा में विरोध की लहर चल रही थी, ऐसे में नरेंद्र मोदी यानी भाजपा की आला कमान ने निर्णय लिया कि मनोहर लाल खट्टर को वो मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे और नायब सिंह सैनी को लाएंगे। इससे उन्हें दो फायदे हुए। इससे उन्हें पहला फायदा तो यह हुआ कि मनोहर लाल खट्टर की जो खराब नीतियां थी, जिसके कारण भाजपा ने बहुत सारे मुद्दों पर हार का सामना कर सकती थी, जनता इसे भूल गई। और दूसरी बात, जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए तो एक नया समाज जो पेशोपेश में था, दुविधा में था कि वे 2024 के विधानसभा चुनाव में किधर झुकेंगे, उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया कि नायब सिंह सैनी यानी अति पिछड़े समाज से आने वाले मुख्यमंत्री को ही वो अपना वोट देंगे, उनकी ही सरकार को बनाएंगे। जहां पूरी मीडिया में आम लोग यह चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत लगभग पक्की है, सुनिश्चित है। ऐसे में जो भी अंदर के रिपोर्टर्स थे, जो ज़मीन पर जाकर सर्वे कर रहे थे, वे बार बार लिख रहे थे, पहले ही लिख रहे थे। खासकर मेरे पत्रकार मित्र सुनील कश्यप ने मुझे करीब 25 दिन पहले, यानी उस वक्त जब सिर्फ लिस्ट आया था भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का, उन्होंने विधायकों के लिस्ट का नाम देखते ही पहले ही भविष्यवाणी जैसा बता दिया था कि भाजपा की सरकार हरियाणा में फिर से बनने जा रही है। हालांकि उस वक्त तक बहुत सारे लोगों को इस बात का यकीन नहीं था। उन्हें लग रहा था कि बड़े बड़े अखबारों में जैसी बातें छप रही हैं राहुल गांधी के आंदोलन के प्रभाव के कारण, हरियाणा विधानसभा का परिणाम बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। जो बड़े बड़े अखबार ऊपर से राहुल गांधी की रैली को देखकर भविष्यवाणी करने का प्रयास कर रहे थे, वे गलत साबित हुए। और जो हरियाणा में ज़मीन पर सुनील कश्यप जैसे पत्रकार घूम रहे थे, उनका आकलन बिल्कुल सही साबित हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि नायब सिंह सैनी की यात्रा को अगर पिछले 20 साल में हम देखेंगे तो यह अकेले नायब सिंह सैनी के राजनीतिक सफ़र का मसला नहीं है। यह 20 साल के
भाजपा की बदलती हुई राजनीति को भी हमारे सामने रखती है। राजनीति में अगर कोई नेता समय के हिसाब से समाज को आगे बढ़ाने के लिए परिवर्तन करने से डरता है तो साफ है कि ऐसे लोगों की राजनीति न केवल कमज़ोर पड़ जाएगी बल्कि वे खात्मे के करीब भी पहुंच जाएंगे। नायब सिंह सैनी ने अपनी राजनीति भाजपा में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में शुरू की थी और तमाम सारे भाजपा के संगठन के पदों को सुशोभित करते हुए वे हरियाणा जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बनने में सफल हुए। हरियाणा में हालांकि हरियाणा के बारे में यह छवि है कि वहाँ पर लंबे समय तक जाटों की राजनीति रही है और जाट के अलावा हरियाणा का मुख्यमंत्री पद कोई और नहीं संभाल सकता है, किसी और से नहीं संभलेगा। ऐसे में जहाँ हरियाणा में लंबे समय से दलित की राजनीति हो रही है और यह छटपटाहट है, दलित समाज में छटपटाहट है कि वे उनके लोग, उनके समाज के नेता को कब कोई बड़ी पार्टी जगह देगी, मुख्यमंत्री के पद पर बैठाएगी। ऐसे में नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जहां जाट राजनीति को, कांग्रेस की राजनीति को, राहुल गांधी के बड़े बड़े भाषणों को सीधा धक्का लगा है, वहीं दूसरी तरफ दलित समाज के लोगों में अंदरूनी रूप से अगर आप बात करेंगे तो उनके भीतर उत्साह दिख रहा है। उन्हें लगता है कि जिस हरियाणा को जाट प्रदेश कहकर बदनाम किया जाता रहा, यानी कि जब हरियाणा बिल्कुल ही भारत के सभी राज्यों जैसा ऐसा ही एक राज्य है जहां सभी जाति, धर्म और समाज के लोग रहते हैं, लेकिन हरियाणा में लंबे समय तक जाट नेता के कारण हरियाणा में जैसे यह छवि हो गई थी कि सिर्फ जाट ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वही प्रदेश संभाल सकते हैं। ऐसे में नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से दलित राजनीति में भी अंदरूनी रूप से ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्हें भी ताकत मिली है कि अब जाट से मुख्यमंत्री पद खिसक कर नायब सिंह सैनी यानी सैनी समाज तक आई है, तो कल वो दिन दूर नहीं है जब कोई दलित समाज से भी पहला हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हरियाणा की राजनीति जितनी दिलचस्प है, राज्य भले ही बाकी राज्यों की तुलना में छोटा हो और लेकिन उनका योगदान बड़ा रहा है। किसानों के मुद्दे को अगर जो भी हमारे एकेडमिक स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो समझते हैं कि किसी भी देश को चलाने में किसानों की क्या भूमिका होती है। अगर हरियाणा का मूल्यांकन हम एक किसान की दृष्टि से करेंगे तो भारत की राजनीति में बहुत अधिक रहा है, लेकिन जब जाति की दृष्टि से करेंगे, जातिवाद की दृष्टि से करेंगे तो हरियाणा कई सारे मामलों में आलोचना का भी कारण रहा है, आलोचना का केंद्र रहा है। ऐसे में भाजपा की राजनीति ने हरियाणा के माध्यम से यह संदेश दिया है कि भाजपा की राजनीति को समझने के लिए, भाजपा को राज्य में हराने के लिए उनके विपक्षी दलों को न केवल सक्रिय रूप से राजनीति करनी होगी बल्कि सृजनात्मक रूप से भी राजनीति करनी होगी, क्रिएटिव रूप से राजनीति करनी होगी। और सबसे बड़ी बात, उनके मन में यानी भाजपा के विपक्षी दलों के मन में जो पुराने समय से 50 साल से चले आ रहे पूर्वाग्रह हैं, उनको तिलांजलि देकर, उनको हटाकर उन्हें उन लोगों को राजनीति में जगह देना ही होगा जो उनकी राजनीति में वास्तव में जगह, उस जगह के, उस मुकाम हासिल करने के योग्य हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भले ही अपनी इस गलती को माना और बहुत सालों बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद पर बैठाया है, लेकिन यह उनकी जो राजनीति है, जब तक कांग्रेस के निचले स्तर तक, भारत के निचले स्तर तक नहीं पहुंचेगी, तब तक ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा का विपक्ष सही मायने में देश में अभी तैयार है। आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।